हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा, हमने जो एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जी तंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट वाली क्लास जो अपनी हुई थी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने जो उत्सर्जी तंत्र है उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं तथा जो भी बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर उपयोग में आने हैं वो हमने देख लिए थे, उनके कार्य हमने देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य अंग था वृक्क यानी किडनी, उसका डायग्राम हमने देखा था और डायग्राम के साथ साथ उसके जो पार्ट्स थे उनके नाम भी हमने देख लिए थे तथा उनके वर्क हमने देखे थे। उसके बाद जो पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र का जो डायग्राम था जिसमें 2 किडनीज थी, यूरिनरी ब्लेडर यानी मूत्राशय मूत्रनलिका मूत्रवाहिनी जो थी उसके अंदर, वो वाला डायग्राम भी हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद ये एक डायग्राम था जो कि वृक्क यानी किडनी के अंदर जो 2 भाग होते हैं, कोर्टेक्स यानी वल्लकूट और मेडुला यानी मध्यांश, तो उनके बीच में ये सबसे छोटी जो संरचना है उत्सर्जन तंत्र की, तो उनके बीच में जो सबसे छोटी संरचना है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एक्सक्रेटरी सिस्टम की, उसको हम बोलते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन की हम बात कर रहे थे, नेफ्रॉन का डायग्राम हमने देख लिया था, इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया, उनका वर्क हमने देख लिया। अब एक बार में नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण, ठीक है। तो उसको एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट वाइज उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसी डायग्राम पे हम उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मूत्र निर्माण की जो विधि है वो वक्र से शुरू होती है, ये हमने देखा था। जबकि जो अगर अब हम यहाँ पे जो उत्सर्जी तंत्र पढ़ रहे हैं, मानव का उत्सर्जी तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम उनको पढ़ना है। तो जो ह्यूमंस हैं वो यूरिया का त्याग करते हैं। हमने देखा कि जो उत्सर्जी पदार्थ है उनके आधार पर जंतुओं को 3 भागों में हमने बांटा, यूरिकोटेलिक, यूरोटेलिक और एमोनोटेलिक, ठीक है। तो ह्यूमंस मैमल्स स्तनधारी जिसके अंदर आते हैं वो था यूरियोटेलिक, यानी कि वो यूरिया का निष्कासन करते हैं। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था? जो यूरिया है वो अमोनिया से बन रहा था यकृत के अंदर। तो यकृत से यानी लीवर जो है अपना, वहां से जब यूरिया फॉर्मेशन होता है तो वो ब्लड के साथ किडनी तक आता है, और किडनी के अंदर जैसे वो ब्लड के साथ प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा, वो करेगा अभिसारी धमनी से, ठीक है। तो महाधमनी से जो बनी थी अभिसारी धमनी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर, और किसके अंदर है? ये किडनी के अंदर, किडनी के अंदर की हमने बात की थी, ठीक है। तो वहाँ की स्ट्रक्चर है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, तो उसे आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण का है, ठीक है। एक बार ये डायग्राम आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, आपने समझ लिया होगा। पार्ट फर्स्ट अगर आपको देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो है हमने देखा था कि जो यूरिया है, तो यूरिया का जो फॉर्मेशन अपन स्तनधारियों में होता है तो होता है अमोनिया से। ये अमोनिया का फॉर्मूला है, अमोनिया लीवर के पास यानी यकृत के पास थी, ठीक है। इसने इसको बना दिया यूरिया। इसके साथ कुछ लवण जो यकृत यानी कि यकृत में हमने पढ़ा था बाइल जूस, पित्त लवण हमने पढ़े थे, उसके अंदर पिगमेंट्स यानी पित्तवर्णक भी होते थे। तो वो 2 प्रकार के पित्तवर्णक थे, एक तो था बिलीरुबिन, ठीक है, एक था बिलीवर्डिन, वो हमने देखे। हिंदी में भी इनके यही नाम है। अब यूरिया और जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, ये जो 2 वर्णक हैं, ठीक है, इनका फॉर्मेशन लीवर के पास हुआ, लेकिन ये कहाँ पहुंचेंगे? अपनी महाधमनी के अंदर, और महाधमनी से होते हुए अभिसारी धमनी के अंदर, यानी कि जो महाधमनी है ये किडनीज के बाहर हमने देखी थी, ठीक है। जो लास्ट डायग्राम हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र का, सबसे पहले वाला डायग्राम हमने देखा था उसके अंदर, तो महाधमनी से अभिसारी धमनी से होते हुए ये सबसे छोटी इकाई के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये है अभिसारी धमनी, इसको हम बोलते हैं। यहाँ से जो ब्लड आया ये वाला रीजन है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये नीचे है बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि कोपिका और रक्तवाहिनियों की हमने श्वसन तंत्र में देखी थी, वैसी संरचना यहाँ पे बनी होती है। तो यहाँ पे चीजों का आदान प्रदान होगा, जैसे वहाँ पे जो गैसेस है उनका आदान प्रदान, यानी कि गैस एक्सचेंज होता था CO2 और ऑक्सीजन का। इसी प्रकार यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रक्त के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होंगे, यूरिया बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो होंगे, उसके अलावा उसके अंदर ग्लूकोज भी होगा, एमिनो अम्ल, कुछ लवण वगैरह होंगे, एमिनो एसिड्स और सॉल्ट्स भी होंगे। तो वो यहाँ पे जो बोमन्स कैप्सूल है ग्लोमेरुलस द्वारा इसको दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो बोमन्स कैप्सूल के पास, यानी कि यहाँ पे जो भी, यहाँ पे क्या क्या आ गया अपना, ग्लूकोज आ गया, एमिनो अम्ल आ गए, कुछ सॉल्ट्स आ गए, यूरिया बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो लवण है वो भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर बहते चले जाएंगे। अब जितनी भी काम की चीजें थी, तो अपशिष्ट पदार्थों के साथ जो अपने शरीर के लिए जो आवश्यक चीजें थी, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, उसके अलावा जैसे कि जो मिनरल्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी है यानी एसेंशियल है वो, तो उनको अब सारी धमनी जो है वापस से उनको प्राप्त करेगी,
वेन में जाने से पहले, यानी वेना केवा जो महाशिरा में वापस से रक्त को लेके जाएगी उससे पहले उनको प्राप्त करेगी। तो उसके लिए हमको देखना है, ठीक है। तो उसके ये जो पाइप है इसके साथ साथ चलेगी और यहाँ से वापस से चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बचेगा सिर्फ यूरिया, और यूरिया पहुंचेगा अपना मूत्रवाहिनी के पास, मूत्रवाहिनी से होते हुए पहुंचेगा मूत्राशय में, और मूत्राशय से त्याग दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कलेक्टिव डक्ट है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स, ऐसे करोड़ों अरबों नेफ्रॉन्स इसमें जाके मिल जाते हैं, ठीक है। और ये किडनी से बाहर निकल जाती है जो मूत्रवाहिनी के पास पहुंचती है। तो ये जो संरचना हमने पढ़ी है किडनी के अंदर की बात है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, ये डायग्राम आपने समझ लिया या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसका लास्ट टॉपिक जो यूरिन फॉर्मेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो मूत्र निर्माण जो है, यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है। आपकी बुक में स्टेप वाइज नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आपको याद रखना है, आसानी से चीज़ें याद रखनी है, तो आप जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको याद रखिए, आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी। और स्टेप बाय स्टेप हम जब कोई चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो और भी ईजी हो जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, मूत्र निर्माण। तो इसकी जो विधि है ये 3 स्टेप्स में हमको देखनी है। तो इसके 3 चरण हैं, ठीक है, ये 3 चरण में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो इसके जो 3 चरण है हम पॉइंट वाइज इधर में आप एक बार नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3 चरण जो है इसके, पहला जो चरण है वो है, पहला जो चरण है वो है गुच्छीय निस्पंदन, ठीक है। दूसरा जो चरण है पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण है। तीसरा जो चरण है उसका नाम है स्त्रावण। तो ये 3 जो स्तर है मूत्र निर्माण में हमको पढ़ने हैं। 3 स्तर के अंदर ये जो टॉपिक है आपका यूरिन फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको एक बार बताता हूँ इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं। तो जो है गुच्छीय निस्पंदन, तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा जो है पुनर्अवशोषण, तो इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा जो है स्त्रावण, तो इसको हम बोलते हैं सिक्रेशन। इन 3 स्टेप्स में हमको पढ़ना है। सबसे पहले जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमको पढ़ना है, इसके अंदर हमको देखना है कि जो अभिसारी धमनी, जो एफेरेंट आर्टरियोल है, वो जब ब्लड को लेके आती है तो उसके अंदर से अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी कि जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है बॉमन्स कैप्सूल में, तो बॉमन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस वाला भाग है वहां से अल्ट्राफिल्ट्रेशन ब्लड का होता है, और वो जो ब्लड है, बचा हुआ जो प्योर ब्लड है, वो पहुंचा दिया जाता है अपसारी धमनी में, यानी इफेरेंट एट्रियोल के पास। जबकि जो मिनरल्स हैं, जो ग्लूकोज है और उसके अलावा यूरिया और कुछ सोल्ट्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, वो पहुंच जाते हैं अपने बॉमन्स कैप्सूल के पास। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको देख लेते हैं। तो आप एक बार इन स्टेप्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऐसे स्टेप बाय स्टेप इनको देख लेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन की एक 1 बाय 1 स्टेप्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की, गुच्छीय निस्पंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, हम बात कर लेते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता है, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, और डायग्राम के माध्यम से भी इसको हम समझेंगे। उससे क्या चीजें आसान हो जाएंगी। और आपको भी अगर एग्जाम में, मैं तो कहता हूँ जब भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका डायग्राम अगर आपको याद है तो आधे नंबर आपके फिक्स हो गए। बस उसी डायग्राम को थ्योरेटिकल रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसका जो डायग्राम है, जैसे कि हमने अभी नेफ्रॉन पढ़ा यानी व्रकाणु जो हमने देखा था, तो अंदर जो डायग्राम देखा हमने, बॉमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है वहां पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रेजेंट होता है। ये जो क्रिया है वो वहां पे होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये था अपना बॉमन्स कैप्सूल, ये आ रही थी अपनी अभिसारी धमनी और इधर निकल रही थी अपसारी धमनी, ठीक है, ये हमने देख लिया था। यहाँ पे जो भाग है ये है अपना ग्लोमेरुलस, जो यहाँ कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सूक्ष्म संरचनाएं हो जाती है, यानी कि इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देख सकते हैं। छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म महीन ट्यूब्स, बाल से भी पतली जो ट्यूब्स है वहाँ पे, यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी होती है। तो इसका तो हमने नाम देख लिया था, इसको हमने बोला था अभिसारी धमनी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल, ये धमनी। तो अभिसारी धमनी से जब रक्त आएगा, ब्लड जब यहाँ पे आया, तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी वो चीजें हम देख लेते हैं। तो अभिसारी धमनी में जो ब्लड आया उसके अंदर प्रेजेंट है ग्लूकोज, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है अमीनो अम्ल, और इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ मिनरल्स, इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि लवण जो उसको बोलते हैं। मुख्य चीजें जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, जो अभिसारी धमनी में जो रखता है उसकी, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरिया, और जो
बाइल लवण है, पित्त लवण जो है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो यहाँ से प्रवेश करेगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लड है, ठीक है, ये ग्लूकोज इसको दे देगा बोमन्स कैप्सूल को। इसमें जो ब्लड आया तो इसके पास जो भी चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, मिनरल सॉल्ट और यूरिया, इसके अलावा जो पित्त लवण हमने पढ़े थे वो सब चीजें ये इसको दे देगा। किसको, बोमन संपुट को। बोमन संपुट के पास ये चीजें आ गई। ठीक है, अभी बोमन संपुट के पास ये सारी चीजें उपस्थित है, तो जो रक्त है वो निकल जाएगा अपना इसके द्वारा इधर। ये जो पाइप है यहाँ पे खत्म नहीं होती, आगे बढ़ती जाती है। इसको, ये जो पाइप है अब ये बदल गई अपसारी धमनी में, अपसारी धमनी में ये बदल चुकी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो अपसारी धमनी में ये बदल चुकी है। अब इसमें जो रक्त, अपसारी धमनी में ये बदल चुकी है और इसमें जो रक्त, इसमें जो ब्लड है उसके पास इन चीजों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एक प्योर ब्लड, सिर्फ वो सिर्फ प्योर ब्लड बचा हुआ है। ठीक, अब ये जो चीजें हैं जो यहाँ पे इसके अंदर जो बोमन संपुट है उसके अंदर कलेक्ट हो गई है, वो आगे जाएगी अपनी जो असेंडिंग डक्ट हमने पढ़ी थी, हेले लूप से होते हुए वो पहुंच जाएगी आगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि बोमन संपुट के पास अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ कुछ आवश्यक चीजें भी चली गई है। इसके लिए जो दूसरी स्टेप है वो हमको देखनी है, अवशोषण, पुनः अवशोषण। तो जो चीजें यहाँ पे ब्लड दे चुका है तो ये जो पाइप है इसके साथ साथ चलती जाएगी, जो यहाँ पे बोमन संपुट के नीचे जो एक पाइप देखी थी हमने। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल क्लोजली आ जाएंगे, बिल्कुल पास से गुजरेंगी और तभी पुनः अवशोषण जो काम की चीजें हैं जैसे कि ग्लूकोज, मिनरल्स और जो कुछ सॉल्ट्स है उनका वापस से रक्त के द्वारा पुनर्अवशोषण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पहली जो स्टेप है यहीं पे खत्म होती है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो गुच्छे निस्पंदन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड है, ठीक है, जो आता है अपना महाधमनी से होते हुए अभिसारी धमनी के अंदर प्रवेश करता है और अभिसारी धमनी जो कि किडनी के अंदर उपस्थित होती है। ये अभिसारी धमनी सिर्फ इसके पास है, बोमन्स कैप्सूल के पास, इन्हीं की हम बात करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं। तो ये जो किडनी के अंदर की संरचना है नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन के अंदर ये गुच्छीय निस्पंदन गुच्छीय निस्पंदन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ वो आपने समझ लिया। यहाँ से यूरिया, ग्लूकोज, मिनरल सॉल्ट्स, एमिनो अम्ल बोमन कैप्सूल के पास आ गए। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप देख लेते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं इनको लिख देता हूं यहाँ पे, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, उसके अलावा और क्या चीजें थी, यूरिया हो गया इसके अंदर, लवण या पित्त लवण। तो ये जो है अपनी अभिसारी धमनी, एफेरेंट आर्ट्रियोल, इसके पास से जो चीजें आई वो अब किसके पास आ गई, ये है अपना बोमन संपुट। ठीक है, इसके पास आ गई। अब जो सेकंड स्टेप जो है, सेकंड जो चरण है वो था अपना पुनः अवशोषण, यही था। एक तो बोला था रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है अपनी पुनर्अवशोषण की। तो यहाँ पे क्या होगा, बोमन संपुट अपना हो गया। तो जो हमने इसको मैं एक बार इधर, ये आपको बताइए कि बोमन संपुट इसका नाम है, क्योंकि डायग्राम हमने पहले देख लिया था। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे चाहिए हमको। तो ये जो है ये पाइप कुछ ऐसा था, तो ये यू आकार में इधर बदल गया था, ऐसा कुछ देखा था हमने, और ये फिर पहुंच जाता था संग्रहण नलिका के पास। ठीक है, अभी ये जो पाइप है यानी अपसारी धमनी जो है, अपनी जो अपसारी धमनी है, इसको मैं एक बार नाम बता देता हूँ। अपसारी धमनी ये यहाँ से वापस से घूम के इसके पास पहुंच जाती है और इसके साथ 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 ये चलती रहती है। और जब इसके साथ साथ ऐसे ऐसे चलती है तो ये है अपनी अपसारी धमनी, अपसारी धमनी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी उपस्थित नहीं है, और जो ग्लूकोज, जो लवण, जो यूरिया यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके साथ साथ जो एसेंशियल चीजें हैं जो अपनी बॉडी को आवश्यक, जिनकी आवश्यकता है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गए, कुछ सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो वो यहाँ से वापस से रीअब्जॉर्ब करना है जो ब्लड को। इसीलिए ये जो अपसारी धमनी है इसके पास से होकर गुजरती है। और यहीं पे क्या होता है, जो बोमन संपुट के नीचे जैसे कि ये जो डक्ट है इसमें से ये बहते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जो रक्त का परिवहन जो हो रहा है, तो यहाँ से ये अपने पास रीअब्जॉर्ब यानी पुनर्अवशोषण कर लेंगे किन किन चीजों को जिसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो पुनर्अवशोषण होता है सेकंड स्टेप में वो किस किस का होता है, एक तो ग्लूकोज का होगा, क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए आवश्यकता है, हमारे लिए जरूरी है एनर्जी के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स का होगा, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया इनका। ठीक, उसके अलावा कुछ सॉल्ट्स का होगा। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं, जो यूरिया है, यूरिया इसी में उपस्थित होगी। अब ये कहाँ पे जाएगा, संग्रह नलिका के पास। संग्रह नलिका देखी थी हमने, तो जैसे संग्रह नलिका थी जो बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स यूनिट्स हैं उनसे मिलती है, और यहाँ पे ये पहुंच जाएगी मूत्राशय में, मूत्राशय के अंदर। और पुनर्अवशोषण के बाद जो रक्त ने जो चीजें ली, उसके अलावा जो अपना नेफ्रॉन है
उसके बाद जो चीज़ें बची तो वो संग्रह नलिका में पहुंचेगी। ये है अपनी संग्रह नलिका, हमने देखी थी, कलेक्टिव डक्ट जिसको हमने बोला था। इसके अंदर जो चीज़ें पहुंची वो यूरिया और जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है वो, ठीक है, और ये मूत्राशय में पहुंच जाएंगे। अब बची जो चीज़ें हैं तो ये जो अपनी अपसारी धमनी है ये जाके मिलेगी किससे, बाहर, वापस ये किडनी के बाहर निकल जाएगी और ये परिवर्तित हो जाएगी किसके अंदर, जो हमने देखा था, ऐसी एक संरचना देखी थी हमने जिसको हमने कहा था महाशिरा, ठीक है। ये महाशिरा में पहुंच जाएगा, ये जो रक्त है वापस से ग्लूकोज और सोल्ट और मिनरल्स को लेके, और ये वापस हार्ट तक पहुंच जाएगा और महाशिरा से ये चीज़ें बाहर किडनी से बाहर निकल जाएंगी। और उसी प्रकार जो कलेक्टिव डक्ट है ये मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय तक पहुंच जाएगी, जो कि किडनी से बाहर उपस्थित होती है। स्टेप फर्स्ट जो हमने देखी वो देखी थी हमने यहाँ पे बोमन संपुट जो था वहाँ पे अवशोषण, यानी कि वहाँ पे उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि वहाँ पे उसका निस्पंदन हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन की, वो हमने किन के बीच देखी, जो अपसारी धमनी है उसी के, और जो दूसरी अपनी इसकी जो पाइप है, इसको यहाँ पे हेनले लूप होता है, हेनले लूप हमने देखा था, उसके माध्यम से पुनर्अवशोषण की प्रोसेस संपन्न हुई, ठीक है। अब जो थर्ड लास्ट और जो चरण है, थर्ड जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम थर्ड स्टेप को फिनिश कर लेते हैं और इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी फिनिश हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। अब जो थर्ड स्टेप है अपनी, उसका नाम हमने पढ़ा था स्त्रावण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्रेशन, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब सिक्रेशन के अंदर क्या क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब थर्ड स्टेप होती है अपनी यहाँ से स्टार्ट। इसमें क्या होता है, यूरिया और बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो पित्त वर्णक थे उनको लेकर जो यूरिन है यानी जो मूत्र है वो पहुंच जाता है मूत्राशय के पास। जैसे ही हमने किडनी पड़ी थी, ठीक है, ये उसकी एक पाइप थी, ये कहाँ पहुंची थी, ये था अपना मूत्राशय, ठीक है। तो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर है, छोटी सी संरचना की, ठीक है। ये हो गई अपनी महाशिरा, इसको हम बोल सकते हैं। एक जहाँ से जो रक्त है किडनी के अंदर जाएगा उसको हम बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। तो जो रक्त है वो तो पहुंच गया अपनी महाशिरा से होते हुए बाहर, और जो है मूत्राशय, मूत्रवाहिनी है, जो मूत्रवाहिनी से होते हुए जो कलेक्टिव डक्ट है ये आगे जाके मिल जाती है मूत्रवाहिनी से, तो मूत्रवाहिनी से ये होते हुए मूत्राशय में पहुंच गया, ठीक है। अब मूत्राशय में क्या होगा कि यहाँ पे मूत्राशय के अंदर जो यूरिन है वो जाके इकट्ठा हो जाएगा, यानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया जो यूरिन है, तो इसकी जैसे जैसे यूरिन इकट्ठा होता जाता है तो इसकी साइज बढ़ती जाती है, और जहाँ तक इसकी साइज बढ़ गई, जैसे एक जो नेचुरल इसकी साइज है वो एक बार हो गई, जैसे उतना यूरिन इसमें स्टोर हो गया, तो उसके बाद जो एक मैसेज है वो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास जाता है, ठीक है। यहाँ से एक मैसेज जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास कि जो अपना यूरिनरी ब्लैडर है, जो मूत्राशय है वो यूरिन से फिल हो चुका है, पूरा भर चुका है, उसकी कैपेसिटी जितनी थी वो उतना भर चुका है। तो जो मैसेज है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास जाता है, तो वहां से वापस से मैसेज आता है इसको, अब जैसे ये भर चुका है इसकी कैपेसिटी की जितना, तो इसको खाली करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं स्त्रावण, ठीक है। तो यूरिन का, मूत्र का जब स्त्रावण करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो डायग्राम है इसकी अब आपको जरूरत है नहीं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नीचे वाला डायग्राम इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जो CNS है वो एक ऐच्छिक संदेश यहाँ पे भेजेगा, ऐच्छिक संदेश यहाँ पे भेजेगा, और उस ऐच्छिक संदेश से क्या होगा कि जो अपना ये जो अपना मूत्राशय है, ये जो अपना मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो मसल्स हैं, इसकी जो पेशियां हैं, उनके अंदर होगा संकुचन, ये सिकुड़ेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो यूरिन को बाहर निकालने की ये कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो अपना आगे के जो मसल्स हैं, जो कि मूत्रमार्ग की जो पेशियां हैं, मूत्रमार्ग की जो पेशियां हैं, ये वाला जो मूत्रमार्ग है, यहाँ पे होगा इसका शिथिलन, इनका होगा शिथिलन, यानी इसका होगा रिलैक्सेशन, ये होगी रिलैक्स, और ऊपर वाली जो संकुचन इनका होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन इनका होगा, ठीक है। और जैसे ही रिलैक्स होती है तो यूरिन यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी थर्ड स्टेप कंप्लीट। तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जो उत्सर्जन तंत्र हमने पढ़ा, तो ये जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट बचा हुआ है, उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र, तो उनको हम देख लेते हैं, उस वाले टॉपिक को भी। तो आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, वो हमको पढ़ना है, इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। तो लास्ट जो टॉपिक है आपका उत्सर्जन तंत्र का, लास्ट जो पॉइंट है वो बचा हुआ है, उसको अन्य
उत्सर्जन तंत्र हम उनको बोल सकते हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया वृक्क के द्वारा जो मुख्य संरचना देखी थी हमने, तो ये तो यूरिया को निष्कासित करती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है तो यूरिया को निष्कासित करती है, और किसके द्वारा निष्कासित, तरल रूप में, ठीक है, मूत्र निर्माण के द्वारा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो है हमने देख लिया श्वसन तंत्र के अंदर, श्वसन तंत्र में हमने देखा कि जो फेफड़े हैं, फेफड़े जो है वो CO2 को त्यागते हैं, यानी कि गैसों का जो निष्कासन है वो CO2 यानी जो फेफड़े हैं उनके द्वारा किया जाता है। तरल रूप में जो निष्कासन है वो वाक्य यानी किडनी से हमने किया। लास्ट जो बचा हुआ है, ठीक है, ये भी हमको देखना है, तो वो होती है अपनी त्वचा। त्वचा के रूप में हम, त्वचा में होता है सीबम, जो पसीना आता है, उसके अलावा सीबम है, जैसे कि जो अपनी नोज है, इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ से जो ऑयल, कुछ ऑयल के जैसे सब्सटेंस निकलता है तो सीबम के रूप में, तो स्किन से निकलता है, ठीक है। तो इसके अंदर निकलते हैं कुछ लवण, कुछ सॉल्ट्स के द्वारा, जिसका फॉर्मूला है NaCl, जो कॉमन सॉल्ट को हम बोलते हैं। इसके अलावा जो कुछ यूरिया है जो वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, जो पूरी तरह वहाँ से निकल नहीं पाता अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो वो इसके रूप में निकलता है। उसके अलावा जो लास्ट लैक्टिक एसिड, ये भी दही के लिए उपयोगी है, दही जमने में, ठीक है, ये काम आता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसके द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है, तो लैक्टिक एसिड, इसीलिए जो पसीना होता है अपना, जो स्वेट होता है, स्वेटिंग जब हम करते हैं तो वो उसका जो टेस्ट है वो नमकीन सा टेस्ट होता है, यानी नमक जैसा वो टेस्ट होता है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको समझ आया होगा। बाकी अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जाके देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी सिस्टम्स हैं उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।